हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार विश्वकर्मा, विशेषज्ञ भारतीय अर्थव्यवस्था। हमारे यूट्यूब चैनल शिखर आईएएस लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी आयोजित होने वाली आईएएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए मेरे द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था विषय की कक्षाएं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के अंतर्गत संचालित की जाएंगी, जिसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र के कठिन एवं दुरूह विषयों को हमारे द्वारा सरल, सुग्राह्य एवं उदाहरण शैली में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उन कठिन अवधारणाओं को आप हमारी भाषा शैली और उदाहरण शैली के माध्यम से आसानी से समझ सकें। इसी श्रृंखला का आगाज करते हुए आज मैं अपना पहला टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है, टॉपिक है अधिभार और उपकर। मित्रों, आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स में इस तरीके की अवधारणाएं जनरली सामान्य विद्यार्थियों के लिए क्या होती हैं कि वो एक ओवरलैपिंग, जो कंसेप्चुअल ओवरलैपिंग है वो जारी रहती है, यानी कि दोनों चीजों को प्रायः विद्यार्थी क्या होता है कि उनको एक ही समझ लेता है या उन अवधारणाओं को एक जैसा समझने लगता है, जिससे अवधारणात्मक अवबोध नहीं हो पाता है। तो आखिर में इन दोनों अवधारणाओं में अंतर क्या है, इस टॉपिक को आज हम अपनी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनके अवधारणाओं को देखते हैं कि अर्थशास्त्री जगत में इनका उपयोग क्या है। आपका टॉपिक है सेस और सरचार्ज में अंतर क्या होता है। मित्रों, सेस को हिंदी में उपकर कहते हैं, ठीक है। उपकर देख के लग रहा है कि यह कोई नए प्रकार का टैक्स नहीं है। और दूसरा शब्द है सरचार्ज। सरचार्ज भी क्या है, इसको हिंदी में अधिभार कहते हैं, अर्थात यह भी कोई नया टैक्स नहीं है। यानी कि सेस और सरचार्ज आपको पता चला कि दोनों नए कर नहीं है। यानी कि ये क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेस। तो सेस के पहले हम लोग फीचर्स देखते हैं, आखिर में इनके चारित्रिक लक्षण क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। एक एक विशेषताओं को मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं और फिर उनकी व्याख्या आपको सरल भाषा में करके बताता हूं। देखिएगा, पहली क्वालिटी क्या है कि सेस क्या चीज है, ये टैक्स ऑन टैक्स है। क्या समझे आप, टैक्स ऑन टैक्स है, यानी कर के साथ कर है, कर के साथ कर है। अर्थात इससे क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि यह कोई नया कर नहीं है, जो कर पहले से केंद्र सरकार के द्वारा लगा हुआ है उसी कर के साथ इसकी उगाही की जाएगी, इसकी वसूली की जाएगी। यह कोई अतिरिक्त कर नहीं है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी क्या है, यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए, यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए अधिरोपित किया जाता है। क्या किया जाता है, अधिरोपित किया जाता है, अर्थात लगाया जाता है। दूसरी विशेषता आपको क्या समझनी है कि सेस लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विशेष उद्देश्य, यानी कि सरकार जिस क्षेत्र में पैसा इकट्ठा करना चाहती है, जैसे शिक्षा, जैसे कृषि, तो इस विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब सरकार उपकर लगाती है तो इससे प्राप्त राजस्व उसी विशेष उद्देश्य पर सरकार के द्वारा खर्च करना जरूरी होता है। यानी अगली विशेषता क्या पता चली, इसका विशेष उद्देश्य होता है, और जिस विशेष उद्देश्य के लिए जनता पैसा देती है उससे यह सुपरिचित होती है कि अर्थात हमारे द्वारा टैक्स का दिया गया पैसा सरकार किस उद्देश्य पर खर्च कर रही है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए कौन कौन से सेस चलन में है, जैसे कृषि कल्याण सेस, कृषि कल्याण सेस, जैसे शिक्षा उपकर। अब शिक्षा उपकर क्या है कि जैसे केंद्र सरकार चाहती है कि आगामी कुछ वर्षों में हमारी साक्षरता दर 100% हो जाए, इसके लिए सरकार को एक भारी भरकम राशि की आवश्यकता है, तो उसके लिए वह शिक्षा उपकर लगाएगी, और इससे प्राप्त राजस्व जो भी होगा वह शिक्षा के क्षेत्र में ही सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। सड़क सेस, नाम से लग रहा है कि यह किस पे खर्च किया जाएगा, ऊर्जा सेस। तो इस तरीके के विभिन्न प्रकार के सेस हैं जो कृषि,
शिक्षा, सड़क, ऊर्जा आदि रूपों में अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। अगली विशेषता क्या है? इनसे प्राप्त राजस्व इसी उद्देश्य पर खर्च होगा। ध्यान रखिएगा, जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया है इसी उद्देश्य पर खर्च होगा। यानी कि केंद्र सरकार इससे इकट्ठा किया गया पैसा किसी दूसरे मद पर खर्च नहीं कर सकती। अगली क्वालिटी क्या चीज है? कि सेस से जो पैसा सरकार इकट्ठा करेगी आखिर में वह पैसा रखा कहाँ जाएगा? तो आपको ध्यान रहे कि इससे प्राप्त राजस्व संचित निधि, केंद्र सरकार की, भारत सरकार की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, संचित निधि में इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद फिर इससे संबंधित अलग कोष बनाया जाता है। तो पहले जो पैसा आएगा वह भारत की संचित निधि में इकट्ठा किया जाएगा, तत्पश्चात उससे संबंधित अलग कोष बनाया जाएगा, फिर उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार इस धन को खर्च करेगी। अगली विशेषता क्या है? कि यह जो उपकर लगाया गया है यह देश के प्रत्येक नागरिक को देना है। ध्यान रहे, यह व्यक्ति विशेषों के लिए नहीं है। जो भी सेस लगेगा, जिस मत पर सेस लगेगा, यह देश के प्रत्येक नागरिक को देना होगा। किसको देना होगा? प्रत्येक नागरिकों को देना होगा। यानी कि आपको पता चला कि सेस अगर भारी संख्या में कई मदों पे लगा हुआ है तो इससे देश की आम जनता पर कर का भार ज्यादा पड़ रहा होगा। यह बात तो सुनिश्चित है ही है। अगला उद्देश्य क्या है? कि सेस के द्वारा जो प्राप्त राजस्व है, बहुत खास बात है मित्रों, देखिएगा कि सेस के द्वारा जो प्राप्त राशि या राजस्व है वह राज्यों के साथ वितरित नहीं की जाएगी। राज्यों के साथ वितरित नहीं होगी। फिर समझिएगा, जैसे टैक्स कोई भी कर होता है तो उसका बंटवारा संविधान के नियमों के अनुसार राज्यों के साथ वह धन बांटा जाता है। केंद्र सरकार अलग अलग स्लैब में करों को राज्यों के साथ बांटने के लिए बाध्य है, लेकिन सेस का जो राजस्व है वह राज्यों के साथ नहीं बांटा जाएगा। अर्थात जिस मद में पैसा जनता के द्वारा इकट्ठा किया गया है सेस के रूप में, वह उसी मद पर खर्च किया जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। देखिए, टैक्स ऑन टैक्स है या किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही अधिरोपित किया जाएगा और जिस विशेष उद्देश्य के लिए अधिरोपित किया जाएगा उसी उद्देश्य पर इसे खर्च किया जाएगा। इससे संबंधित जो राजस्व होगा उसे केंद्र की संचित निधि में इकट्ठा किया जाएगा और तत्पश्चात एक अलग से कोष बना के उस धन को वहां पर रखा जाएगा। अगली विशेषता के रूप में बताया कि प्रत्येक नागरिकों के द्वारा यह उपकर देय होता है। उसके बाद राज्यों के साथ इसे वितरित नहीं किया जाएगा। अगली क्वालिटी देखिए इससे संबंधित। अगली क्वालिटी क्या है? कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों पर उपकर लगता है। बहुत ही विशेष खास विशेषता है सेस के संबंध में कि सेस जो है, उपकर जो है, प्रत्यक्ष करों पर भी लग सकता है और अप्रत्यक्ष करों पे भी लग सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, आपने पेट्रोल खरीदा तो पेट्रोल पे जो सेस लगा तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर पे लग गया। लेकिन आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, आयकर भरा, तो आपकी इनकम पर जो उपकर लगा वह डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि आयकर डायरेक्ट टैक्स है। तो इसका अधिरोपण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों पर होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा कि सेस एग्जाम्पल के द्वारा कि सेस आखिर में कैसे लगता है। माना कि 100 रुपए की कोई चीज है, इस 100 रुपए की चीज पर 20% का टैक्स लगता है। 100 रुपए की चीज पर 20% का टैक्स लगता है, तो ये 20% टैक्स है। और माना कि सेस का दर जो है 4% है, सेस 4% लिया जा रहा है, तो ये जो 20% है, तो इस
20% का 4% यानी 0.80% हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो कहने का मतलब 20.80% हो गया। तो इस 100 रुपए पर लगने वाला टैक्स ये 20 रुपए, ये जो 20% है, या तो अन्य प्रकार का टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकती है, या अन्य टैक्स हो सकता है। तो ये टैक्स पे लग रहा, ध्यान करिएगा, इस अमाउंट पे नहीं लग रहा। ये उपकर किस पे लगता है कि आपको बताया गया है कर के साथ कर रहे थे। जैसे 20% लग रहा है तो इसका 4% यहां पर, ये 4% आया 0.80%, तो यहां पर ये पैसा दे होगा। तो सेस इस तरीके से अप्लीकेबल होता है उदाहरण के द्वारा, या टोटल अमाउंट पे नहीं लग रहा है, टोटल अमाउंट पे जो कर की दर बन रही है ये टैक्स पे लगने वाला टैक्स है। तो उम्मीद करता हूं कि सेस के संबंध में जो मुख्य विशेषताएं हैं वह आपको जो मेरे द्वारा बताया गया है कि समझ में आ गया होगा। अब इसी के समकक्ष मित्रों देखते हैं अधिभार क्या है, सरचार्ज क्या है, उसके कुछ फीचर्स को देखते हैं और फिर तीसरे चरण में अपने आज ही के लेक्चर में दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं। तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं सरचार्ज क्या होता है। जब तक आप लोग उपकर की इन विशेषताओं को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। और अधिभार की जो विशेषता मैं आपको बताऊंगा वह सेस के समकक्ष बताऊंगा, अधिभार यानी कि सरचार्ज। सरचार्ज क्या है देखिए, या क्या है, टैक्स अपॉन टैक्स है, या क्या है, कर के ऊपर कर है। तो अगर सेस से तुलना करें तो सेस भी टैक्स के ऊपर था और सरचार्ज भी टैक्स के ऊपर है। दूसरी चीज क्या है कि सेस जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जा रहा था। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अतिरिक्त राजस्व की पूर्ति हेतु, टू गेन एक्स्ट्रा रेवेन्यू, अतिरिक्त राजस्व की पूर्ति हेतु। तो सेस क्या है कि केंद्र सरकार को अपने विभिन्न प्रकार के डेफिसिट को, घाटों को पूरा करने के लिए जब अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ती है तो वह सरचार्ज के रूप में वह पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है। अगली विशेषता इसकी क्या है कि यह जो है अधिक आय वालों पे लगता है, अधिक आय वालों पर लगता है, आय वालों पर, यानी चाहे वह कंपनी हो चाहे वह व्यक्ति विशेष हो, एक भारी इनकम पर यह लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या अंतर पता चला कि इसके दायरे में देश का आम नागरिक नहीं आता है। सेस आपने देखा था कि देश के सभी नागरिकों को देना पड़ रहा था, लेकिन अधिभार देश के सभी नागरिकों को नहीं देना है, क्योंकि इसका उद्देश्य अतिरिक्त राजस्व की पूर्ति करना है और सरकार इसको अधिक आय वाले व्यक्तियों या कंपनी पर लगाती है। अगली चीज क्या है कि सरचार्ज के अंतर्गत, देखिए सरचार्ज दो क्षेत्रों से लिया जाता है, दो क्षेत्रों से लिया जाता है। पहला क्या है, व्यक्तिगत आयकर, इंडिविजुअल इनकम टैक्स। अभी भी हमने बताया कि यह जो है अधिक आय वालों पर, तो चाहे वह कंपनी की आय हो चाहे व्यक्ति विशेष की आय हो, अगर एक भारी तादाद में 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तो उस पे लगाया जाएगा। और दूसरा कारपोरेट, तो कारपोरेट फील्ड के जो लोग हैं उस पे लगाया जाता है। तो यह व्यक्तिगत आय, तो ये दोनों ही क्षेत्रों में लगता है। ठीक है। अगली चीज क्या देखना है और बहुत खास है, उससे तुलनात्मक रूप में देखना है कि यह केवल डायरेक्ट टैक्स में लगता है, डायरेक्ट टैक्स, यह केवल प्रत्यक्ष कर पर लगता है। मित्रों भी आपने सेस की व्याख्या में देखा था कि सेस जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों पर निरूपित हो रहा था, लेकिन सरचार्ज केवल डायरेक्ट टैक्स पर लगता है। ठीक है। अगली चीज, इससे प्राप्त राजस्व जो होता है वह भी सेस की तरीके देश की संचित निधि में इकट्ठा होता है। यहां पे देखिए दोनों में समानता है। ठीक है। इसका पैसा संचित निधि में ही इकट्ठा किया जाएगा।
अगली चीज क्या है, सेस से प्राप्त जो राजस्व था, क्योंकि वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसकी उगाही की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे सरचार्ज जो है इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य अतिरिक्त राजस्व की पूर्ति है, इसलिए सरकार इसे कहीं भी किसी भी लोक कल्याणकारी कार्यों पर खर्च कर सकती है। यानी सरचार्ज का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम में खर्च किया जा सकता है। अगली विशेषता क्या है, सेस को जैसे राज्यों के साथ, सेस से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ बांटा नहीं जा सकता था, वैसे ही सरचार्ज से प्राप्त राजस्व भी राज्यों के साथ बांटा नहीं जा सकता है। यह केंद्र सरकार के पास ही रहता है और उससे प्राप्त राजस्व को विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में केंद्र सरकार लगाती है। तो इसकी फीचर्स को एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि टैक्स अपॉन टैक्स है, अतिरिक्त राजस्व की पूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है, अधिक आय वाले व्यक्तियों पर लगता है, आम आदमी पे नहीं लगता है। ठीक है, और अगली चीज क्या है, दो क्षेत्र इसमें आते हैं, एक व्यक्तिगत आयकर पे लगता है, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स पे लगता है। इसके साथ ही यह केवल डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है, इसमें अप्रत्यक्ष कर इसकी सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं, केवल यह आय के क्षेत्र में लगता है, यानी जो इनकम टैक्स फाइल किया जाता है उस इनकम टैक्स में भी भारी भरकम राशि वाले इनकम टैक्स पे लगता है। अगली विशेषता, संचित निधि में इसके द्वारा प्राप्त राजस्व इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद कहीं भी किसी भी लोक कल्याणकारी कार्यों पर इसको केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जा सकता है, किसी क्षेत्र विशेष में खर्च करना सरकार के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखिए इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि आखिर में ये कैसे लगता है, आपको बताते हैं उदाहरण के द्वारा। आखिर में अधिभार जो है कैसे लगाया जाता है, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट आपके सामने और क्लियर हो जाना चाहिए। ये कोई मिस्टर एक्स है, अब एक्स कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं साहब, और ये कोई कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, इनकी एनुअल इनकम माना कि 80 लाख रुपए है। ठीक है, तो 80 लाख रुपए, तो यहाँ क्या समझना है कि इस 80 लाख रुपए पे सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि सरचार्ज जो है इनकम पे नहीं लगता, जो आप इनकम जनरेट करते हैं उस इनकम जनरेट की हुई इनकम पर नहीं लगता है, यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो जो इनकम लायबिलिटी है उस पर लगता है। कैसे, उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। तो 80 लाख रुपए माना कि इनकी इनकम है, 80C 80D या विभिन्न जो आयकर अधिनियम के उपबंध है, धाराएं हैं, उनके अंतर्गत जो छूट मिलती है उनको घटाने के बाद माना कि 60 लाख रुपए इनकी टैक्सेबल इनकम होती है। टैक्सेबल मतलब यहां छूट मिल गई है 80C या D के अंतर्गत, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब 60 लाख रुपए वाली इनकम इनको इस पे टैक्स देना है, माना कि इस इनकम पर टैक्स बना 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए इस इनकम पर टैक्स, मतलब एक टैक्सेबल इनकम हुई कि 60 लाख पर 15 लाख रुपए माना कि टैक्स कंपनी या व्यक्ति के द्वारा भरा गया। अब सरचार्ज अगर 4% है, सरचार्ज अगर 4% है, ठीक है, तो इस 15 लाख का, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए, मतलब इस पे टैक्स दिया गया है, जो इनकम टैक्स बना है वो 15 लाख बना है। ठीक है, तो इस 15 लाख का 4% जो पैसा दे होगा, तो 15 लाख का 4% कितना हुआ, 15 लाख का 4% कितना हुआ, 10% कितना हुआ, 1.5 लाख रुपया। 4% 60,000 रुपया। तो माना कि 4% 60,000 रुपया आया, तो ये 15 लाख प्लस 60,000 रुपया इनको जो है टोटल टैक्स देना पड़ेगा। तो सरचार्ज कहां पे लगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सरचार्ज कहां पे लगा, सरकार जो सरचार्ज लगा वो टैक्सेबल अमाउंट पे लगा। टैक्सेबल अमाउंट एग्जाम्पल में कितना है, 15 लाख रुपए है, आय पे नहीं लगा। देखिए ये ग्रास क्या है,
80 लाख रुपए इनकी ग्रास इनकम थी, मतलब टोटल इनकम थी। टोटल इनकम में डेप्रिसिएशन घटा दिया जाता है, ठीक है, खर्चे घटा दिए जाते हैं, तो ये क्या हो गया, नेट इनकम, नेट। तो पहली चीज वैसे भी जान लीजिए कि जो इनकम टैक्स भरा जाता है, चाहे छोटी अमाउंट हो चाहे बड़ी अमाउंट हो, वह नेट इनकम पे भरा जाता है, ग्रास इनकम पर नहीं भरा जाता। नेट इनकम पे जो भी पैसा टैक्स के रूप में स्लैब के अनुसार दे होगा, उस टैक्सेबल अमाउंट पर सरचार्ज लगता है। तो इतना लेक्चर देने के बाद, इतनी बात आसान भाषा में समझाने के बाद, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह पहली क्लास पसंद आई होगी और आपकी विभिन्न संदर्भों में जो आपके डाउट्स थे शायद वह दूर हुए हों। अगर फिर भी किसी भी तरीके की कोई आशंका या अवधारणा अस्पष्ट रह गई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट जरूर लिखिए। अगले और आगामी वीडियो में मैं आपकी उन आशंकाओं और समस्याओं का निराकरण करूंगा। इसी क्रम में आगामी वीडियो आपको कुछ दिनों बाद पुनः प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।